स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने तैयार कर लिया, पूरा अच्छे से देख लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, तो समझिए 4 नंबर आपके बिल्कुल पुख्ता पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेंट्रल आइडिया, सारे सेंट्रल आइडिया जो भी आपके आने हैं बोर्ड एग्जाम में वो मैं लेकर आया हूं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं यहाँ सारे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कौन से आप कंप्लीट कर लोगे कि पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको जितने भी सेंट्रल आइडिया आने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा कि कौन कौन से आप करोगे उतने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 नंबर के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो पूरा लास्ट तक देखना है और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है इस वीडियो को, ठीक। और यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो सेंट्रल आइडिया होता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का इस बार आपका आना है। और ये लिटरेचर सेक्शन जो है, इंग्लिश का जो लिटरेचर सेक्शन है, उस लिटरेचर सेक्शन में पोइट्री के अंतर्गत आपका 9वें नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। यानी ऑप्शन में आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलेंगे, जिसमें से किसी एक का आपको आंसर देना होगा। तो मैं आपको यहाँ सावधान ये कर दूँ थोड़ा सा कि ध्यान ये देना है अपन को कि जब सेंट्रल आइडिया अपन लोग लिखने लगे तो एक विशेष लाइन होती है जो सेंट्रल आइडिया की शुरुआत में लिखी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको हर सेंट्रल आइडिया में जोड़नी है, ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक। वो एक टाइप से रेफरेंस लाइन है, ध्यान दीजिएगा। तो लिटरेचर सेक्शन में जो सेक्शन नंबर डी होता है लिटरेचर सेक्शन, उसमें आपका सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का पूछा जाता है 9वें नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें एक कोई करना होता है, ठीक। तो कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ, समझिए। अब यहाँ मैंने जो पहला सेंट्रल आइडिया है वो माई मदर एट 66 बाई कमला दास इस चैप्टर से है, ठीक। तो समझते हैं। अब एक ऐसी लाइन जो हर एक सेंट्रल आइडिया में लिखना बहुत आवश्यक है, वो मैं लाइन लिख के आपको बताता हूँ। जब भी कोई सेंट्रल आइडिया की शुरुआत करें बोर्ड एग्जाम में तो पहले ये लाइन जरूर दे दें। क्या, समझिए, मैं लिखता हूँ यहाँ कि दिस सेंट्रल आइडिया, ये लाइन लिखना है आपको, दिस सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन, कि ये सेंट्रल आइडिया लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पोयम, और सिंगल कोट में पोयम का नाम लिख दीजिए, कंपोज्ड बाई। यहाँ कंपोज्ड लिखेंगे, रिटन नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। कंपोज्ड बाई सिंगल कोट में यहाँ उसका नाम लिख दीजिए, यानी कमला दास। यहाँ पोयम का नाम हो जाएगा माई मदर एट 66। तो ये लाइन जरूर से लिखना है। फिर इसके बाद फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करके आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, यानी फिर जो इसमें लिखा है माई मदर से लेके फिर लिखना है। तो ये लाइन रेफरेंस लाइन होगी। इस लाइन का एक विशेष प्रभाव ये होता है कि टीचर इससे इंप्रेस हो जाता है, वो सोचता है हाँ इसको पता है कि कहाँ से है, कैसा है, ठीक, कि कहाँ से सेंट्रल आइडिया लिया गया है और ऑथर इसकी कौन है। तो समझ गए अर्थ। यानी कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है ताकि रेफरेंस पता चले। अब इसमें इसके सेंट्रल आइडिया को समझते हैं, तो बहुत गौर से समझिएगा। तो माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, कि जो माई मदर एट 66 जो पोएम है, इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है, आधारित है, ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, की बढ़ती हुई उम्र की थीम पर है ये, एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट, और फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, और एडवांसिंग एज के एज से जो फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, यानी खोने और अलग होने का जो डर छिपा होता है, वो उस पर बेस्ड ये थीम है, समझ गए। द पोएटेस अंडरगो, अब जो कवित्री है वो अंडरगो करती हैं, ठीक, माने सहन करती हैं। अब प्लेथोरा ऑफ फीलिंग, प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता, फीलिंग की अधिकता को महसूस करती, बाढ़ सी आती है उनके अंदर। बेन सी सीज हर मदर एजिंग, जब अपनी माँ की वो एजिंग को अनुभव करती हैं, देखती हैं। एजिंग का मतलब होता है बूढ़े होने की प्रोसेस को एजिंग बोलते हैं। एंड फील्स द पेंग्स ऑफ सेपरेशन, और फील करती हैं, अनुभव करती हैं पेंग्स ऑफ सेपरेशन, यानी अलग होने के
कष्ट को, दर्द को, पीड़ा को, पेंग माने दर्द या पीड़ा को अनुभव करती हैं। एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, कि उनको खोने के विचार से जो कष्ट उत्पन्न होता है अलग होने का, वो महसूस करती हैं। सी ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। अब वो इसके लिए भी कामना करती हैं कि जो उनकी माँ की जो सुंदरता खो चुकी और जो जवानी उनकी खो चुकी, उसको भी वो याद करती हैं, उसके लिए विश करती हैं। ठीक, तो ये सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ कोई भी स्टूडेंट जिसने और किसी तरीके से याद करके रखा है सेंटेंस आइडिया, या वो लिख सकता है कहानी के आधार पर, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टूडेंट को मैं पहले से ही बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी बात है यदि कोई स्टूडेंट लिख लेता है अपने आप से, माने कहने का मतलब बना लेता है उसको। देखो, इंग्लिश में कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, स्टोरी बनानी आती है, तो आप बस कहानी याद करो, कंप्लीट कर मारो, ट्रांसलेट कर मारो, हो गया। तो समझ गए ये? ठीक, तो ये हो गया पहले चैप्टर का सेंटेंस आइडिया। तो इसमें ये जो रेफरेंस लाइन है, ताकि रेफरेंस पता चले, ठीक, इस लाइन को अपन को जरूर लिखना है कि दिस सेंटेंस आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, और कंपोज्ड बाई, और फिर इसके बाद ऑथर का नाम, उसके रचयिता का नाम। ठीक है, अब आगे देखें। अब अगला जो सेंटेंस आइडिया है वो दूसरे चैप्टर से है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कि स्लम में जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम होता है, प्रारंभिक जो स्कूल का जो क्लासरूम है, जो स्लम में है, माने बस्ती में है, कि गंदी बस्ती, स्लम का अर्थ होता है गंदी बस्ती के प्रारंभिक स्कूल का क्लासरूम। तो स्टीफन स्पेंडर ने ये लिखा है। ठीक, हालांकि कहानी सबको पता होगी इसकी, जिसको नहीं पता है वो ये पोयम पहले ज़रूर तैयार कर ले। देखो, कोई भी सेंटेंस आइडिया आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको उसकी पोयम तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो इसमें भी आपको वही लाइन लिखनी है पहले, कि दिस सेंटेंस आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, सिंगल कोट में पोयम का नाम लिख देंगे, और कंपोज्ड बाई लिख के उसके सिंगल कोट में उसके पोएट का नाम लिख देंगे। ठीक, समझ गए? अब आगे देखते हैं, समझिए जरा। तो स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम ऑफ ट्रायोलीज वैल्यूज ऑफ ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस, कि जो ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस माने होता है राज्य क्षेत्र को प्रोविंस बोलते हैं, कि ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस के ट्रायोलीज वैली में जो एक स्लम है, वहाँ के स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी ट्रू पिक्चर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पोवर्टी एंड इलिटरेसी माने निरक्षरता, कि अपनी पोवर्टी, गरीबी और निरक्षरता के कारण जो इनकी कंडीशन है इन बच्चों की, जो स्लम के ऑस्ट्रियन ऑल्पाइन प्रोविंस के ट्रायोलीज वैली के एक स्लम में, माने गंदी बस्ती के स्कूल क्लासरूम में जो हैं, यानी स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो कहाँ रहते हैं, एक स्लम में रहते हैं, ट्रायोलीज वैलीज के, यानी ट्रायोली घाटी के जो स्लम में रहते हैं, उन बच्चों की स्थिति बहुत माइजरेबल है। क्यों है? कि उनकी गरीबी और उनकी निरक्षरता के कारण, इलिटरेसी के कारण। आगे देखें, समझ गए? उनकी इलिटरेसी के कारण, यानी उनकी निरक्षरता के कारण, ठीक, और गरीबी के कारण। दे आर डिप्रेस्ड, विद डिप्रेस्ड है, देयर पेल फेसेस एक्सप्रेसेस सैडनेस, जो उनके पीले चेहरे हैं, मुरझाए हुए चेहरे हैं, वो उदासी को व्यक्त करते हैं। दे लुक लीन, वे लीन, दुबले पतले, स्किनी माने केवल स्किन भर चेहरे में झांक रही, समझ गए? बोनी, हड्डी निकली, समझ, मतलब दुबले पतले हैं, पूरे का अर्थ ये हुआ। दे आर लाइक रूटलेस बीड्स, और वे ऐसे हैं जैसे रूटलेस बीड्स माने खरपतवार, जैसे किसी घास को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया हो, ऐसे हैं वो। विच कांट रेसिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जो अपने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए कुछ भी रेसिस्ट नहीं करते, किसी चीज़ से प्रतिरोध नहीं कर सकते। दे आर फिजिकली वेरी वीक, फिजिकली बहुत वीक है। एंड अंडर नॉरिस्ड, और अंडर नॉरिस्ड का मतलब ये है कि कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अंडर नॉरिस्ड है यानी उनका पूरा पोषण अभी नहीं हुआ, फुली नॉरिस्ड नहीं है, अंडर नॉरिस्ड है। स्पेंडर वॉइसेस हैव कंसर्न, अब जो स्पेंडर की जो आवाज़ है इनके लिए, वो कंसर्न रखती है फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों से संबंध रखती है। हु लिव, जो रहते हैं, हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम, जो पूरा अपना जीवन स्लम, गंदी बस्ती में ही रहते हैं, गुजार देते हैं।
एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है टू एन्जॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, अपने जीवन की रियल ब्लेसिंग को एन्जॉय करने का इनके पास कोई भी अवसर नहीं है। ही मेक्स अ फ्रेंटिक अपील टू द एजुकेटेड, अब जो एजुकेटेड लोग हैं, टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन, एफ्लुएंट सेक्शन का मतलब है जो समृद्ध वर्ग के लोग हैं ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो समृद्ध वर्ग के लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे ऑथर एक फ्रेंटिक अपील करता है, माने एक उग्र या ये कहें उत्तेजित करने वाली अपील करता है। फ्रेंटिक माने उत्तेजित करने वाली अपील करता है, उनसे प्रार्थना करता है टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कि और अच्छा किया जाए इन स्लम चिल्ड्रन के लिए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। तो आई विल रिमूव सोशल इनजस्टिस, इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, कि अगर ऐसा हो जाएगा इनकी शिक्षा के प्रति, बड़े लोग जो अफ्लुएंट सेक्शन है, जो एजुकेटेड लोग हैं, अगर वो कुछ अच्छा करेंगे इनके लिए, इन स्लम चिल्ड्रन के लिए, जो गंदी बस्ती में बच्चे रहते हैं इनके लिए अच्छा करेंगे, तो इट विल रिमूव, ये रिमूव कर देगा, हटा देगा। क्या हटा देगा? सोशल इनजस्टिस हटा देगा, सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटी, और जो इनकी क्लास, इनके वर्ग के कारण इनसे जो असमानता का व्यवहार किया जाता है वो भी हट जाएगा। ठीक, तो अब अगला देखें, तीसरा सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट पोएम का, बाय पेब्लो नेरूडा। ठीक, इसको समझें। तो सेंट्रल आइडिया में आपको वो लाइन तो लिखनी ही है इसमें, दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, सिंगल कोट में पोएम का नाम, कंपोज्ड बाय लिखना है, ऑथर का नाम। ठीक, अब क्वेश्चन, अब सेंट्रल आइडिया शुरू होता है। पेब्लो नेरूडा आस्क ऑल द ह्यूमन बींग्स, कि पेब्लो नेरूडा जो है सारे ह्यूमन बींग से पूछते हैं टू स्टॉप ऑल आर बर्डली एक्टिविटी, कि सारी जो बर्डली एक्टिविटी है, जो संसारिक कृत्य हैं, वो क्या कर दिए जाएं? रोक दिए जाएं। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए, एंड स्पेंड, और बिताया जाए आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन माने होता है अंतर निरीक्षण, अंतर निरीक्षण, कि कुछ समय के लिए ऑथर चाहता है, सभी ह्यूमन मनुष्य से मांग करता है कि सभी मनुष्य अपनी सारी सांसारिक एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को बंद कर दें एक क्षण के लिए, और स्पेंड करें, बिताएं। क्या बिताएं? आर फ्यू मोमेंट्स, अपने कुछ क्षण, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, की बिल्कुल शांति से इंट्रोस्पेक्शन, अंतर निरीक्षण में अपनाएं, अपना खुद का आत्मविश्लेषण करें। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ये हमें स्वयं को समझने में मदद करेगा, समझाएगा ये चीज़, इससे हम अपने आप को समझ सकेंगे। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में हैं, बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रस, क्योंकि हम हमेशा हरी में रहते हैं और रस में रहते हैं, उहा फोय में लगे रहते हैं, माने जल्दबाजी में लगे। हरी एंड रस का मतलब होता है, दोनों का मतलब हो जाएगा मिला के, जल्दबाजी में लगे रहते हैं। लेट अस विदड्रॉ आवर सेल्फ, चलो हम अपने आप को विदड्रॉ करें, खींच लें, फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, कि सारी जो अनडिजायरेबल एक्शंस हैं, माने अवांछनीय, जो भी अवांछनीय एक्शंस हैं, जो भी क्या है? अवांछनीय एक्शन है, माने वो एक्शन, वे कृत्य जो हम करना नहीं चाहते, जो जरूरी नहीं है, वे उन सारे कृत्यों से अपने आप को हटा लें, एंड रिमेन क्वाइट, और शांत हो जाएं। तो इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, तो ऐसा अगर करेंगे तो हम सभी इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, और हम में क्या आ जाएगी? इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, कि विकास के साथ हम में एक समझ की भावना भी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखें अगला सेंट्रल आइडिया। अब जो अगला सेंट्रल आइडिया है वो है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ठीक, अब इसको समझते हैं। तो पहले जो आपको लाइन देनी है वो देनी है कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, सिंगल कोट में पोएम का नाम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, यानी पोएम का नाम है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और कंपोज्ड बाय किसके द्वारा रचा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, तो पोएम का नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रचा किनके द्वारा गया है? रचा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जॉन कीट्स में अक्सर लोग गलती कर देते, जॉन कीट उसको कर देते हैं, स्पेलिंग ये है जॉन कीट्स। तो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ऑथर कौन है इसके? कंपोजर कौन है? किन्होंने इसको कंपोज किया है? जॉन कीट्स ने। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट गलत कर देता है, जॉन कीट्स। ठीक, इसके कंपोजर हैं, यानी इन्होंने इसको लिखा है, रचा है। आगे देखें,
तो इसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई सुंदर वस्तु होती है, वो सोर्स होती है, स्रोत होती है कॉन्स्टेंट जॉय का, ठीक, स्थिर आनंद का। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता सब जगह प्राप्त हो सकती है, यानी सब जगह पाई जा सकती है। तो इट इज समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, कि सुंदरता कुछ वो चीज़ है दैट हैज़ द एबिलिटी, जिसमें एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की, रूपांतरित करने की। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट, और जो सुंदर वस्तु होती है वो उस तथ्य को हाईलाइट करती है, छायांकित करती है, दैट की ब्यूटी हैज़ अ थेरेप्यूटिक क्वालिटी, कि ब्यूटी में एक थेरेप्यूटिक क्वालिटी होती है, यानी उपचार वाली क्वालिटी होती है, कि वो थेरेपी भी कर दे। समझ गए, एक थेरेप्यूटिक क्वालिटी भी होती है, समझ गए, चिकित्सा संबंधी गुण भी होता है सुंदर वस्तु में, यानी नेमली का मतलब होता है अर्थात, इसका मतलब होता है अर्थात द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी, यानी क्षमता होती है निगेटिविटी को हटाने की। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है सुंदरता का, नेचर वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई टेल्स कहानी हो सकती है, इवन नॉवेल्स हो सकते हैं, नॉवेल डीड अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, नॉवेल डीड ऑफ आवर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के अच्छे कार्य भी सुंदर वस्तु माने जाएंगे। यानी सुंदर वस्तु क्या माना जाए, कोई वस्तु हो सकती है सुंदर, प्रकृति हो सकती है सुंदर, कहानियाँ टेल्स हो सकती हैं, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि नॉवेल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, और हमारे पूर्वजों के अच्छे कृत्य भी सुंदरता के प्रतीक माने जाएंगे। ठीक, आगे देखें। अब जो अगला है, हालांकि 5 आने हैं टोटल, उसमें जो लास्ट वाला है, जो 5वां चैप्टर है अ रोड साइड स्टैंड, वो आना नहीं है, तो ये 6वां आना है। आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रीन रिच के द्वारा लिखा हुआ है, ये कंपोज किया हुआ है, तो समझे जरा इसमें। तो पहले तो वही लाइन लिखेंगे, दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और कंपोज बाय एड्रीन रिच, ये सिंगल कोट में लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो आप लिखना आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रीन रिच इज, हालांकि इसमें दोबारा लिख दिया, तो आप चाहें तो इससे रेफरेंस लाइन हटा भी सकती, क्योंकि इसमें ही मेंशन है। इज हाउ द पावर ऑफ पेट्रियार्ची कंट्रोल विमेंस फॉर्म। अब कैसे इस पोयम में बताया गया है कि कैसे जो पेट्रियार्ची है, पेट्रियार्ची की पावर, यानी जो पेट्रियार्ची का मतलब होता है पितृसत्ता, है ना, पेट्रियार्ची का अर्थ होता है पितृसत्ता। कैसे कि पेट्रियार्ची की पावर, यानी वृद्ध व्यक्ति या कुल पिता को बोलते हैं, पितृसत्ता बोलते हैं पेट्रियार्ची। कैसे पेट्रियार्ची की पावर जो होती है, यानी पितृसत्तात्मक समाज होता है जहाँ पिता की प्रधानता होती है, मुख्य वही होता है, तो ये कैसे कंट्रोल करती है विमेंस फॉर्म को, स्त्रियों को, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन पितृसत्ता की शक्ति स्त्रियों के रूप को तो कंट्रोल कर सकती, स्त्रियों को कंट्रोल कर सकती, लेकिन उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यही इसकी थीम है। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाई रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड। अब पोएट इस पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, बाई रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली, इंटरेस्टिंग और पावरफुल टाइगर से, जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं, जो इन्होंने क्या किए हुए हैं, बुने हुए हैं, माने कसीदाकारी की हुई है, किसमें, बाई टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर, आंट जेनिफर ने बुने हुए हैं उसको, माने किसी में डिजाइन बनाई उसकी बुनकर। एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर हरसेल्फ, और जो टाइगर उसमें बुने हैं वे आंट जेनिफर को ही कंट्रास्ट करते हैं। कंट्रास्ट कहने का मतलब कि टाइगर अपने विरोधी तत्व को आंट जेनिफर से कंपेयर करती, कहने का अर्थ ये हुआ कि टाइगर में जो क्षमताएं होती हैं वो क्षमताएं बताई गई हैं और उसकी तुलना आंट जेनिफर से की गई है। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सेंट्रल आइडिया आपका हुआ, ठीक। यानी ये सेंट्रल आइडिया कैसे कि हाउ द पावर ऑफ पेट्रियार्ची, की जो पेट्रियार्ची पावर होती है, पितृसत्ता की जो शक्ति होती है, मन स्त्रियों के रूप को कंट्रोल में करती है, यानी स्त्रियों को कंट्रोल में रखती है, लेकिन उनके माइंड को नहीं रख सकती, ठीक। और पोयम मेक्स अप दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय आंट जेनिफर। यानी ये पोयम इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करती है, जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर को एम्ब्रॉयडर्ड करके रखा, माने बुन के रखा है, कसीदाकारी करके रखा है एक पर्दे में, ठीक, जंगली और इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स को, है ना। तो यही टाइगर कंट्रास्ट करते हैं देम विद आंट जेनिफर हरसेल्फ, ठीक, कि अपने ही
विरोध बताते हैं वो आंट जेनिफर से, यानी टाइगर प्रतीक है शक्ति का और यहाँ स्त्री प्रतीक है कमजोरी का, तो उससे ही कंट्रास्ट करते हैं, माने अंतर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये अर्थ हो गया इसका। ठीक, अब ये सेंट्रल आइडिया मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, तो अब आपको इन 5 सेंट्रल आइडिया में ऑप्शन में आपके 3 रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपके 3 रहेंगे, तो 5 तो पूरे कंप्लीट करने की ज़रूरत है नहीं। अब आपको करना क्या है, कोई 3 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर सकते हैं आप किन्हीं 3 चैप्टर के, तो आप 3 चैप्टर के कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके फंस जाएंगे, 100% फंसेंगे, ये तय मानो। तो 3 कोई सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने, इनमें से जो मैंने आज समझाए हैं आपको। ठीक, बाकी बढ़िया आप तैयारी कर लेंगे, मुझे पता है अच्छे से। ठीक है, तो कोई 3 करने की ज़रूरत है, पूरे करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 5 में आपको कोई 3 करने हैं, पूरे नहीं करने। कोई 3 बहुत अच्छे, पूरे करने में समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई 3। ठीक, कोई भी 3 कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक, कल मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।